हेलो बच्चों, हम लेके आए हैं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 1 के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोग इन वस्तुनिष्ठों को ध्यान से देखें और अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि वार्षिक परीक्षा जो बहुत ही जल्द आने वाली है। यह वस्तुनिष्ठ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपके वार्षिक परीक्षा में इन वस्तुनिष्ठों से बाहर आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और ध्यान से वस्तुनिष्ठ देखें। आप वीडियो 2 या 3 बार ज़रूर देखें, जिससे आपके वार्षिक परीक्षा की तैयारी हो सके, क्योंकि वस्तुनिष्ठ जो होते हैं इन्हीं वस्तुनिष्ठों से हमारे वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है और हमारे नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और यह जो वस्तुनिष्ठ है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ हैं आपके वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है, पाठ का नाम हमारा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पहला जो पाठ है इसमें हमारे जो वस्तुनिष्ठ हैं वो सभी वस्तुनिष्ठ कवर किए गए हैं, इसलिए आप ध्यान से देखें। पहला वस्तुनिष्ठ है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण को क्या कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो समीकरण है तो समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम? रासायनिक समीकरण कहते हैं। हम जानते हैं रासायनिक समीकरण किस प्रकार के होते हैं। यदि हम आपसे कहें H2+O = हमारा हो जाएगा H2O, तो ये कौन सा समीकरण है? एक रासायनिक समीकरण। प्रतीकों के रूप में निरूपित कर दिया है हमने। हाइड्रोजन को H, ऑक्सीजन को O और हमारा जो जल बन गया है H2O। तो ये क्या है? H2O किसका फॉर्मूला है? ये है जल का फॉर्मूला। तो इसलिए इसका आंसर है, ये क्या है? एक रासायनिक समीकरण के रूप में निरूपण है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो प्रतीकों के रूप में निरूपित होते हैं तो उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन है, किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या कैसी होती है? तो जो परमाणुओं की संख्या होती है वो समान होती है। मतलब इसको हम कहते हैं समीकरण का संतुलित करना। तो आप जानते हैं कि यदि कोई अभिक्रिया है तो उसमें अभिकारक, जो जितने अभिकारक भाग लेंगे = उतने ही उत्पाद। तो हम कहेंगे कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों ने जितना भाग लिया है, अभिकारक बराबर होता है हमारा उत्पाद। उतने ही उत्पाद उस अभिक्रिया में बनेंगे। तो अभिकारक जितने भाग लेंगे अभिक्रिया में उतने ही उत्पाद बनेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो तत्वों के परमाणुओं की संख्या होगी वो दोनों पक्षों में बराबर होगी, समान होगी। अगला तीसरा क्वेश्चन है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है वे अभिक्रियाओं को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनको अभिक्रिया संपन्न होने में जो ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं में जिसमें अभिक्रिया के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है तो उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे हम चूने को गलाते हैं तो आप जानते हैं कि जब हम चूने को पानी में डालते हैं तो उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यह कैसी अभिक्रिया है? यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की आप समीकरण अपनी बुक में या क्वेश्चन आंसरों में देख सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप जरूर देखें। अगला चौथा है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उसको हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं में जिनमें ऊष्मा शोषित होती है, जिनको करवाने के लिए हमें ऊष्मा की ज़रूरत होती है, उसको हम ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। और जिनमें ऊष्मा निकलती है उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो जिसमें ऊष्मा लगती है या शोषित होती है या अवशोषित होती है उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। माने अभिकारक जो हैं उस अभिकारकों में 2 भाग लें। जैसे हम कहें 2H+O2 = H2O,
2H2O। तो कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं यहाँ पर? 2 अभिकारक भाग ले रहे हैं। और कितने उत्पाद बन रहे हैं? एकल उत्पाद बन रहा है। तो जब 2 अभिकारक भाग लें, मतलब 2 तत्व भाग लेके कोई एक अभिकारक बने, तो कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन हो रहा है ना। यहाँ पे मिल रहे हैं 2 तत्व मिलके तीसरे नए तत्व का निर्माण कर रहे हैं, तो उसको क्या है? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर जब एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला 6वां क्वेश्चन है, जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से किसी तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तब वह अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया है। जब किसी अभिकारक में एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से किसी तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर ले, तो उसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वह कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं? तो जिसमें आयनों का आदान प्रदान होगा वह द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। कैसी अभिक्रियाएं कहलाएंगी? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा वह द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। अगला है, ऊष्मा के द्वारा होने वाले अपघटन को क्या कहते हैं? तो ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। जो ऊष्मा के द्वारा अपघटन होता है उसको हम ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत के द्वारा होने वाले अपघटन को क्या कहते हैं? तो जो ऊष्मा के द्वारा अपघटन होता है उसको ऊष्मीय अपघटन, और जो विद्युत के द्वारा अपघटन होता है उसको विद्युत अपघटन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको संक्षारण कहते हैं। तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला लोहे, अच्छा बताइए आप, लोहे में जंग लगना कैसे बचा सकते हैं हम? तो हम कहेंगे लोहे में जंग लगने को हम उस पर प्रिंट करके या ग्रीस या तेल लगाकर जो लोहे में जंग लगने की क्रिया है संक्षारण जो है, संक्षारण को हम रोक सकते हैं। अगला 11वां क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन क्या कहलाएगा? नमक का पानी में घुलना कौन सा परिवर्तन है? यह एक भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दीजिए। तो एलपीजी को दहन करना माने गैस को जलाना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। संक्षारण किसे कहते हैं? तो संक्षारण है जब कोई अपने आसपास नमी, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है। तो जब कोई पदार्थ अपने आसपास नमी, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो यह धातु संक्षारित होती है। इसी को संक्षारण कहते हैं। तो धातु जो लोहा है, लोहा के संक्षारण की क्रिया, जब लोहा संक्षारित होता है नमी की उपस्थिति में तो उसी को हम संक्षारण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर लाल रंग की परत चढ़ जाती है। तो यह प्रक्रिया कौन सी है? तो हम जानते हैं कि लोहे पे यदि लाल रंग की परत चढ़ जाए तो वह जंग है, इसलिए यह क्या है? संक्षारण की प्रक्रिया है। लोहे में जंग लगना संक्षारण कहलाता है। अगला है, संक्षारण से बचने के कोई 2 या 3 उपाय बताइए। तो संक्षारण से हम अभी आपको बता चुके हैं कि ग्रीस या तेल लगाकर, बसा करके, ग्रीस लगा के, पेंट करके आदि से हम संक्षारण से बचा सकते हैं। अगला है, तेल या वसा से बनी खाद्य पदार्थ का खराब माने विकृत गंधी होने से बचाने के लिए इसमें कौन सी गैस सक्रिय रहती है? तो इसमें डाली जाती है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। आपको पता है विकृत गंधी किसे कहते हैं? तो जब कोई तेल या वसा की जो चीज़ें हैं, खाद्य पदार्थ है, वो कुछ दिनों तक रखी रहती है तो वह बदबू देने लगती है, खराब हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं? विकृत गंधता कहते हैं। और इससे बचाने के लिए इसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है।
अगला 17वां क्वेश्चन है कि जब अपघटन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे प्रकाश अपघटन कहते हैं या प्रकाश वियोजन भी इसको कहते हैं। जब अपघटन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन कहते हैं। अगला 18वां क्वेश्चन है जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उस पदार्थ का क्या होता है? तो जब ऑक्सीजन से किसी पदार्थ का संयोग होता है तो उसको उपचयन कहते हैं। और जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ऑक्सी कहते या ह्रास होता है तो उसे अपचयन कहते हैं। तो उपचयन है जो ऑक्सीजन मिलता है और अपचयन है जिसमें ऑक्सीजन निकलता है। तो ऑक्सीजन जिसमें से निकले या ऑक्सीजन का ह्रास होता है या ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलती है उससे उसको क्या कहते हैं? अपचयन। तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन और ऑक्सीजन का संयोग होना मतलब मिलना क्या है? उपचयन होता है। अगला 20वां क्वेश्चन है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों कहते हैं? तो लोहे की वस्तुओं को हम पेंट संक्षारण से बचाने के लिए कहते हैं जिससे नमी के संपर्क में ना आए। अगला कौन सी गैस तेल के ताजे नमूने को लंबे समय तक रखने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि वह है नाइट्रोजन या हीलियम। तो हीलियम भी रख सकते हैं और नाइट्रोजन भी रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं वे कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं? तो वे संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व संयोग होकर यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं वह संयोजन अभिक्रियाएं हैं। अगला 23वां क्वेश्चन है हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो तांबे के तारे को हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना गया है रासायनिक अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर मिस्टेक हैं इसमें थोड़े से, लेकिन अगला क्वेश्चन है हमारा जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उस पदार्थ का क्या कहते हैं? तो उस पदार्थ को हम उपचयन कहते हैं और जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसको हम अपचयन कहते हैं। जी हो गया है, जी 21 हो गया है, 23 24 हाँ यहाँ से होना है। हमारा 24वां क्वेश्चन हमारा है जल का विद्युत अपघटन एक विघटन अभिक्रिया है और हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात होता है। तो जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है वो कितना होता है? 2:1। किसमें? जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है H2O मतलब 2:1। हाइड्रोजन के 2 अणु मिलके 1 ऑक्सीजन का अणु मिल जाए तो किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है 2 विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको अवक्षेपण कहते हैं कि 2 विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है उस अभिक्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जिस अभिक्रिया में उपचयन एवं अपचयन दोनों होते हैं तो उस अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं तो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। अगला है जुगनू रात्रि में क्यों चमकती है? तो जुगनू के चमकने का कारण है कि उसके अंदर से एक प्रोटीन होता है जो एक एंजाइम की उपस्थिति में वायु से ऑक्सीकृत हो जाता है जिससे वह जलती है। तो एक प्रोटीन होता है जो एक एंजाइम की उपस्थिति में वायु से ऑक्सीकृत हो जाता है और हमें वह जलता हुआ प्रतीत होता है। अगला लास्ट 28वां क्वेश्चन है तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ
उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध को बदल देते हैं। यह कैसी घटना है? यह विकृत गंधिता कहलाती है। तो इसको हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो हमारे इस अध्याय के 28 क्वेश्चन हल हो चुके हैं और आप लोगों से हमारा कहना है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ हैं। इनको आप ध्यान से देखें और अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छी बनाए रखें। धन्यवाद बच्चों।